बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। जमात 12वीं के अजीज़ तलबा और तलिबात, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में दौलत और आबादी की जो गैर मुसावी तकसीम है और उसमें जो अदम तवाज़ुन पाया जाता है उसके हवाले से हम लोगों ने चंद चीज़ें डिस्कस की हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि ये आपका टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाए और इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। आपके पेज नंबर 50 के ऊपर इम्बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डिस्पैरिटी का टॉपिक लिखा हुआ है। तो आज इसका एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाएंगे और फ्लो चार्ट में जो मेजर चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इम्बैलेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। बेटा ये टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक को फ्लो चार्ट के जरिए हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। जो इसका तारुफ है वो तारुफ लिखेंगे और तारुफ में वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने मेंशन करनी है, जैसे 7.36 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, इसी तरह 7.36 है और 3.41 करोड़ जो है ये सिंध की है, 1.7 करोड़ जो है वो KPK की है और सिर्फ 65 लाख पॉपुलेशन जो है वो बलूचिस्तान में है। इस पे हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। इससे जो अगला पैराग्राफ है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था इस एंगल से कि उसमें आप लोगों ने जो लेना है वो लेना है माइग्रेशन, हिजरत। और हिजरत के जो फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि शहरों में चूंकि हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर लोग माइग्रेट करते हैं। अब अगला जो है हमारा वो ये है कि नंबर नेक्स्ट वो है इकोनॉमिस्ट ओपिनियन। इकोनॉमिस्ट ओपिनियन ये आपके थर्ड जो पैराग्राफ है। इकोनॉमिस्ट ओपिनियन क्या है? कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि दौलत में किसी भी मुल्क के या रियासत की जो दौलत है उसकी तकसीम में अगर अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है तो वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। यहाँ पर दो ओपिनियन है, ठीक है। एक ओपिनियन जो है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है ना, और एक जो है वो एक्सट्रीमिज्म का है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन का आप ये कर, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल ये है कि किसी भी मुल्क की जब दौलत या उसके दौलत के निज़ाम में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इकोनॉमिक इम्बैलेंस पैदा हो जाए तो वक्त के साथ साथ वो बेहतर हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है, ये इकोनॉमिस्ट का, और ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क की जो दौलत है उसमें अगर अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है या उसके तवाज़ुन में अगर खलल पैदा हो जाता है तो वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़राब होने के उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने इसको बिल्कुल एक बीमारी के साथ उल्लेख किया है कि जिस तरीके से इंसान के अंदर अगर एक बीमारी पैदा हो जाती है तो वो वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बेहतर हो जाती है, कुछ लोगों का मानना ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी
बजाय ये ठीक होने के। तो ये दो इकोनॉमिस्ट ओपिनियन है आपके इसमें। उसमें नंबर नेक्स्ट जो है वो हम लोग लिखेंगे जो रूट कॉज है इसकी। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज जो है वो सेपरेशन ऑफ बंगाल है। सेपरेशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम। इसमें जो मायरे मुआशियात हैं, मायरे मुआशियात का नजरिया क्या है, ये क्या है। उसके बाद जो बंगाल तकसीम बंगाल है वो बहुत बड़ी काज है, इसको हम लोग लिखेंगे। तकसीम बंगाल 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, और जब बंगाल की तकसीम हुई तो उस वक्त क्या था? उस वक्त ये था कि फॉर द ईस्ट पाकिस्तान एन अनफॉर्चुनेट एग्जाम्पल इन द ईयर of 1959, the per capita income of the individual person of the province was 32 lower than the west। ठीक है, आप अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि 1959 में यहाँ पर 32% पर कैपिटा इनकम जो कि लो थी, लोअर देन वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान से कम थी ये, लेकिन अगले 10 सालों में अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम जो है ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, वेस्ट में इन द नेक्स्ट 10 ईयर दिस डिफरेंस इंक्रीज बाय द 10%। अब अगले 10 सालों में ये इंक्रीज होके 10% रहेगा। ठीक है, तो दिस इज डिस्पैरिटी प्रूव दैट द रूट कॉज ऑफ द प्रोविंस, यानी कि आप देखें कि 10 साल पहले यहाँ पर 32% पर कैपिटा इनकम था, लेकिन 10 सालों के बाद यानी कि 1959 के बाद 1969 में 10 सालों के बाद इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना इंक्रीज हुआ? 32% से 22% की कमी वाक़या हुई। तो ये एक रूट कॉज बना जो कि तकसीम बंगाल की सूरत में आज भी हम इसको उसी सिनेरियो में देखते हैं कि दिस इज द बिग एंड मेन रूट कॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ बंगाल, क्योंकि हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल एसेट था वो सारे के सारा बंगाल में था। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स province of Sindh has highest per capita income। अब हमारी जो सिंध की पर कैपिटा इनकम है वो हायर है इनकम रेट इन द कंट्री। ठीक है, ये 3 टाइम हायर देन द NWFP यानी कि KPK से 3 गुना ज़्यादा है, हाफ टाइम हायर देन पंजाब से आधा फीसद ज़्यादा है, और डबल देन बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से 2 गुना ज़्यादा है। यानी कि आप इसे एक ही मुल्क में एक ही सरजमीन पर रहने वाले लोग, कराची के लोग बहुत ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, KPK के लोगों की उससे 3 गुना कम है, पंजाब की 0.5% कम है और बलूचिस्तान की 2% कम है। तो इससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि कराची में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एसेट्स हैं, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला कमाने वाला जो मुल्क है वो कराची है। ठीक है ना, यानी मुल्क के अंदर हमारा जो मेन शहर है, सिटी है, वो कराची है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैपिटा इनकम है सिंध की, कराची की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आज अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। डिसइक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसमें डिसइक्विलिब्रियम कैसे है आप देखें, जैसे कराची और हैदराबाद दो बड़े शहर हैं सिंध के, कराची और हैदराबाद, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एसेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एसेट्स हैं, क्योंकि फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा और लाहौर में
ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है पाकिस्तान का। NWFP जो है ये अभी अंडर डेवलप है, इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगी, शुगर इंडस्ट्री है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हब और गदून दो ऐसे इलाके हैं, एक हब है और एक गदून है। तो गदून में और हब में इसको फ्री यानी टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको डिस्कस करें तो सिंध में सिर्फ 2 शहर, एक कराची है और एक हैदराबाद है। ये 2 शहर। इसी तरीके से ये सिंध में, पंजाब में ज़्यादा है, यहाँ पर फैसलाबाद है, ठीक है, सियालकोट है, ठीक है। सियालकोट के अलावा जो है वो यहाँ पर शेखुपुरा है, ये भी इलाका है, यानी और लाहौर है पंजाब में। ये इंडस्ट्रियल के बहुत बड़े यूनिट्स हैं यहाँ पर, हब को और गदून को ये फ्री टैक्स जोन करार दिया गया है, यानी कि हब बलूचिस्तान में और गदून के भी केस में इन 2 इलाकों को फ्री टैक्स जोन डिक्लेयर किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाई। फ्री टैक्स जोन का मतलब ये है कि यहाँ पर टैक्सेस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, गैस के ऊपर किसी किस्म के टैक्सेस जो है वो इम्पोज नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत सुस्त है। यहाँ पर लोगों का अप्रोच वो नहीं है कि लोग पर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सिर्फ इन दोनों इलाकों को उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री जोन करार दिया है। अगर हम लोग पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उससे हम चाइना की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंपेयर करें तो चाइना में 2 सहूलतें मौजूद हैं। एक तो वहाँ पर ज़मीन के चीप रेट्स हैं, बहुत सस्ती ज़मीन वहाँ पर मिलती है। वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन को फ़रोख्त तो नहीं करते, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका 50 साल का या 100 साल का। ज़मीन भी उन्हीं के पास रहती है, इन्वेस्टर वहाँ पर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर बहुत सस्ती है, लोग आसानी से अपना काम चलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप जितने भी इन्वेस्टर हैं दुनिया के, वो अपना पैसा सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको उसके मुकाबले में आउटपुट मिले। अब वहाँ पर वो नहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर ज़मीन भी महंगी होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी होगी और लोड शेडिंग का भी एक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस भी उनको सामना उसका करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग जो है उन एरियाज में या उन ममालिक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं जहाँ पर उन लोगों को या सस्ती ज़मीनें और सस्ती बिजली यानी कि सस्ता जो एनर्जी उनको मौजूद हो और मिले और सस्ती ज़मीनें उनको मिले। लोग वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रियाँ बनाना पसंद करते हैं। उसके बाद जो है एक मेन जो है यहाँ पर वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें, आपके रेल, पुल, ये सब तमाम के तमाम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता है, न्यूज़पेपर होता है, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, ये सारे के सारा जो आपके सिटीज़ में जो प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, पर कैपिटल इनकम होती है, ठीक है, एजुकेटेड स्किल्ड लोगों का जो एक लॉट होता है, ठीक है, वो तमाम का तमाम यानी पेशावर, कोयटा, इन सिटीज़ को आप देख लें, यहाँ पर अच्छे जो है वो हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बैंक्स मौजूद हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ या एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर और इस तरह के पार्टिसिपेशन के लिए उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पर आकर एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो तमाम के तमाम चीज़ें आती हैं जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अब ये किसी भी मुल्क का बहुत बड़ा एसेट होता है। एसेट से मुराद ये है कि किसी भी मुल्क का डिपेंड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है कि उस मुल्क में रोड कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क उस मुल्क का कैसा है, न्यूज़पेपर की क्या नौइयत है, इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट नहीं है, टेलीविज़न, टेलीग्राफ्स, ठीक है, टेलीफोन्स, रोड्स, रेलवेज, ये सारी की सारी चीज़ें किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। अब नंबर नेक्स्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग डिस्कस करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स।
रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पाकिस्तान में दो हैं। एक जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है ब्यूरोक्रेसी, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है बी से ब्यूरोक्रेसी है, और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो फ्यूडलिज्म है। दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, फ्यूडलिज्म और ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में जब बजट पेश किया जाता है तो वो शहर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है उन शहरों की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद मुल्क के कौमी खजाने से पैसे ले लिए जाते हैं और फिर वो काम करवाए जाते हैं। यानी कि हमारे वो देही इलाके जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पर स्कूलों की ज़रूरत है, जहाँ पर लोग इस बात को तरसते हैं कि वहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, तमाम अच्छे जो है वो इंस्टीट्यूशन मौजूद हों, अस्पताल हों, तो अब हुकूमत का और ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक नहीं है। वो अपने सोर्सेज और अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम के तमाम एसेट जो है दोबारा उन्हीं इलाकों को दे देते हैं दोज आर ऑलरेडी वेल डेवलप्ड, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो जब तक हमारा वो लॉट जो अंडर डेवलप है, वो एरिया जो वेल डेवलप नहीं है, जब तक उन पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, डेफिनेटली हमारे मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है या हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे। तो बेटा ये तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है, और इसमें फ्यूडलिज्म का एक छाप है कि जब 1971 में लैंड रिफॉर्म्स जारी की गई थी, ज़मीनी इस्लाहात नाफिज की गई थी, जिसमें 150 एकड़ जो है इरीगेटेड और 300 एकड़ जो है वो नॉन इरीगेटेड यानी बरानी इलाके, तो इस पर बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान इंतशार पाया गया। जो नेशनलाइज हुई ज़मीन है उसके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा किया गया, फ्यूडल्स ने किया। इवन के जो पाकिस्तान के अपॉइंट होने वाले, इलेक्ट होने वाले जो पॉलिटिशियन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको भी किसी न किसी तरीके से इन्होंने ठिकाने लगा दिया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और जो फ्यूडलिज्म है वो पाकिस्तान में, तो ये मेजर कॉजेज़ हैं पाकिस्तान में जो है वो इम्बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डिस्पैरिटी की। यानी कि अगर हम लोग पाकिस्तान का पिछले 72 ईयर्स अगर हम लोग पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान में जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर जो वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की दौलत सिर्फ चंद हाथों में है, उसकी गैर मुसावी तकसीम की गई है। इम्बैलेंस जो है वो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पाकिस्तान में। इसी तरीके से ज़मीन जिन इलाकों में ज़्यादा है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ज़मीन कम है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है ये इसका रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी मुल्क के जो एनर्जी क्राइसिस है उसको पैदा करने में। तो बेटा ये आज हम लोग मैंने आपको जो टॉपिक करवाया ये सारा के सारा जो है वो इम्बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डिस्पैरिटीज में ये सारे के सारा अगेन दीज आर द मेन पॉइंट्स which I am going to write on the whiteboard. So when you are going to attempt this question in your annual exam, you have remembered all kind of points in your mind, आपके दिमाग में हो, and then you are going to write these points in your exam. तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे हैं 6 7, ठीक है, 7 8 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो ये आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह इसमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो यू कैन डिस्कस टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।